हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेमनिक मॉन्स्टर वेंडू क्लैन के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। वहीं वेंडू क्लैन के आपसी झगड़ों में लगभग वेंडू क्लैन के आधे डिसाइपल्स मारे गए थे। वेंडू क्लैन की पावर अब लगभग हाफ हो गई थी और इसी दौरान जब रूशैन वेंडू क्लैन के लीडर की सील लेने जाता है तभी उस पर 7 टेल सेंटीपीड हमला कर देता है। उसके हमले की वजह से रूशैन की बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है और अगले कुछ ही पलों में रूशैन उस पॉइजन की वजह से ज़मीन पर लौटने लगता है। अब आगे लगभग आधे घंटे तक रूशैन ज़मीन पर लौटता रहता है। इस दौरान वेंडू क्लैन के 4 प्रोटेक्टर्स और एल्डर्स उसे बचाने की अलग अलग कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं बचा पाते हैं। आधे घंटे बाद रूशैन आखिरकार तड़पने के बाद अपने प्राण त्याग देता है। तभी उस कमरे में एक लड़का एंटर करता है। वो लड़का हंस रहा था। उसके कंधे पर अभी के लिए 7 टेल सेंटीपीड मौजूद था। वो लड़का हंसते हुए कहता है, सीनियर्स, आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? ये देखकर चैंग कांपते हुए कहता है, तो रूशैन को पॉइजन तुमने दिया है? इस पर वो लड़का कुछ नहीं कहता है, बस रूशैन को देखने लगता है जो अभी के लिए मर चुका था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वुयेन था। वुयेन को देखकर चैन और पैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? इस पर वुयेन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों अभी के लिए चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अभी के लिए 7 टेल सेंटीपीड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? तुम लोग अच्छी तरह से जानते होगे कि इसका मतलब क्या है। वुयेन की बात सुनकर दोनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो वुयेन पर हमला करने का अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। वुयेन समझाते हुए कहता है, तुम दोनों अभी के लिए चाहकर भी मुझसे नहीं लड़ सकते हो और अगर तुम मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इसलिए तुम्हारे पास एक लौता ऑप्शन बचता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगे और सेक्ट का लीडर बनने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखूँगा और फ्यूचर में वेंडू क्लैन में तुम्हें काफ़ी अच्छी पोजीशन दूंगा। उसकी बात सुनकर टैन और चैंग कुछ देर के लिए शांत रहते हैं, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो दोनों अंत में वुयेन को ज्वाइन कर ही लेते हैं। तभी वुयेन वेंडू क्लैन के चारों प्रोटेक्टर्स और बाकी के एल्डर्स को देखता है और कहता है, एल्डर्स और प्रोटेक्टर्स, अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं मैंने 7 टेल सेंटीपीड को कंट्रोल कर लिया है और रूशैन भी मर चुका है। इसलिए क्यों ना आप मुझे ज्वाइन कर लें। देखिए, अभी के लिए आप ये भी जानते हैं कि जब तक मेरे पास 7 टेल सेंटीपीड है और फ्लैश लीवर वॉर्म है तब तक आप लोग मुझे नहीं मार सकते हैं। इसलिए आपके पास आखिरी ऑप्शन यही है कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आपने मेरे साथ गद्दारी की है लेकिन मैं उसे भुला सकता हूँ और अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं सेक्ट में आपको आपकी पुरानी पोजीशन लौटा दूंगा। कोई भी आपसे आपकी पोजीशन नहीं छीन पाएगा। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से अंत में वो सभी हार मानकर वुयेन को ज्वाइन कर ही लेते हैं। 7 टेल सेंटीपीड को कंट्रोल करने का मतलब था वुयेन ने पॉइजन सूत्रा को मास्टर कर लिया है। ऐसे में वो लोग अभी के लिए वुयेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि पॉइजन सूत्रा को तो उन्होंने भी मास्टर नहीं किया था और वेंडू क्लैन का रूल था जो भी पॉइजन सूत्रा को मास्टर कर लेता था वो वेंडू क्लैन का लीडर ज़रूर बनता था। ऐसे में अभी के लिए चाहकर भी वुयेन को लीडर बनने से नहीं रोक सकते थे। इधर वुयेन रूशैन के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, अगर तुम जल्दबाजी में आकर सील को हाथ नहीं लगाते तो आज तुम जिंदा होते। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर चैन और पैंग से कहता है, क्या तुम दोनों अपनी हरकतों के लिए टीचर से माफ़ी नहीं मांगोगे? उसकी बात सुनकर वो दोनों जल्दी जाकर गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के सामने झुक जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर ये सब देखकर वुयेन मुस्कुराने लगता है। वो अभी के लिए अपने दोनों सीनियर से नाराज़ नहीं था। उसकी असली नाराज़गी तो कैंगशोंग से थी। अगर कैंगशोंग ने उस दिन गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के ऊपर से लीडर सील को नहीं हटाया होता तो कभी भी वेंडू क्लैन में अंदरूनी झगड़े शुरू नहीं होते और कभी भी वेंडू क्लैन के आधे डिसाइपल्स नहीं मारे जाते। कैंगशोंग की उस हरकत की वजह से वेंडू क्लैन की पावर आधी हो गई थी। इस वजह से अभी के लिए वुयेन बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो कैंगशोंग को किसी भी हालत में मारना चाहता था। इधर इन सभी से दूर हमें जाओपेन को दिखाया जाता है।
जो अभी के लिए घोस्ट किंग सेक्ट में मौजूद था, और वो तेज़ी से अभी के लिए आइस चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में मिलने वाले कई सारे डिसाइपल उसे ग्रीट करते जा रहे थे, लेकिन ज़ाओ पैन अभी के लिए उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो अपने ही ख्यालों में गुम था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से घोस्ट किंग सेक्ट में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थीं। आज से कुछ दिनों पहले घोस्ट किंग ने घोस्ट किंग सेक्ट के लगभग आधे डिसाइपल्स इकट्ठा किए थे और उन्हें लेकर वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। वैसे तो इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, वो भी समझ सकता था कि शायद घोस्ट किंग किसी जंग पर गए होंगे, पर उसे एक बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने जितने भी डिसाइपल अपने साथ लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। ऐसे में अगर वो किसी जंग में गए भी थे तो इतने कमज़ोर डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर क्यों गए थे। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। अभी के लिए घोस्ट किंग सेक्ट से कैंग शॉन्ग, मिस्टर गोस्ट, यूजी और घोस्ट किंग सेक्ट के सभी पावरफुल एल्डर्स गायब थे। अभी के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब लोग कहाँ गए हैं। उसने इस बारे में यूजी से पूछने की कोशिश भी की थी कि आखिर घोस्ट किंग अभी के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन यूजी ने उसे कुछ नहीं बताया था। इसलिए ज़ाओ पैन ने भी आगे कुछ नहीं पूछा था, और यूजी ने नहीं बताया था मतलब बाकी किसी और ने भी नहीं बताया था। इन सभी चीज़ों से ज़ाओ पैन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी अभी भी बियाओ थी, इसलिए वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। आगे बढ़ते हुए फाइनली कुछ ही पलों में वो बियाओ के आइस चैम्बर के सामने पहुंच जाता है और आइस चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन एंटर करते ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अभी के लिए बियाओ के पास खड़ी हुई थी। ज़ाओ पैन को पहले तो लगता है यूजी है, लेकिन फिर उसे याद आता है यूजी तो अभी के लिए घोस्ट किंग सेक्ट में मौजूद ही नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये लड़की कौन है। तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है और ज़ाओ पैन उसे तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि फॉक्स डीमन शाओबाई थी। फॉक्स डीमन को देखकर ज़ाओ पैन चौंक कर कहता है, तुम यहाँ पर? फॉक्स डीमन को देखकर अभी के लिए ज़ाओ पैन का बंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से 2-3 आवाज़ें निकालता है। इधर ज़ाओ पैन की आवाज़ सुनकर फॉक्स डीमन भी पीछे मुड़ती है और ज़ाओ पैन को देखते हुए कहती है, तो तुम भी यहाँ पर आए हो। ज़ाओ पैन जल्दी से फॉक्स डीमन को ग्रीट करता है। भले ही उनके अंदर बहुत ही गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फॉक्स डीमन ने उसकी काफ़ी मदद की थी। फॉक्स डीमन ने उसकी जान बचाई थी और फॉक्स डीमन ने ही उसे बियाओ को दोबारा से ज़िंदा करने का रास्ता बताया था। हाँ, भले ही वो रास्ता फेल हो गया था, लेकिन फॉक्स डीमन ने उसकी मदद करने के लिए सब कुछ किया था। ऐसे में ज़ाओ पैन अभी के लिए उसका काफ़ी ज़्यादा आभारी था। पर बियाओ के रीइंकार्नेशन की प्रोसेस जब फेल हो गई थी, तब ज़ाओ पैन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था। इसलिए वो बिना कुछ कहे घोस्ट किंग सेक्ट से चला गया था। उसके बाद से उसने कभी भी शाओबाई को नहीं देखा था। आज इतने दिनों बाद वो फॉक्स डीमन शाओबाई को देख रहा था, इसलिए वो थोड़ा शॉक में भी था। फॉक्स डीमन पूछती है, क्या तुम यहाँ पर बियाओ से मिलने आए हो? इस पर ज़ाओ पैन बस अपना सिर हिला देता है। उसका इशारा देख फॉक्स डीमन कमरे से चली जाती है। इधर ज़ाओ पैन जाकर बियाओ के पास बैठ जाता है। लगभग 2 से 3 घंटों बाद ज़ाओ पैन आखिरकार आइस चैम्बर से बाहर आता है। वो टनल से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र फॉक्स डीमन पर पड़ती है जो टनल के अंदर मौजूद थी। वो ज़ाओ पैन से कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हो। इस पर ज़ाओ पैन कहता है, मैं अभी के लिए ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फॉक्स डीमन सिर हिलाते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, बियाओ को बचाने का ज़रूर कोई और रास्ता होगा। ये बात सुनकर ज़ाओ पैन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो जल्दी से पूछने ही वाला था कि आखिर कौन सा रास्ता है, लेकिन फॉक्स डीमन ने उसके एक्सप्रेशन पहले ही देख लिए थे, इसलिए वो जल्दी से कहती है, मेरे पास अभी के लिए बियाओ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, पर इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा जिसके पास बियाओ को बचाने का रास्ता ज़रूर होगा। ये बात सुनकर ज़ाओ पैन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अभी तक उसे ये सब चीज़ें सहने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो अंत में खुद को संभाल ही लेता है। वो वहाँ से मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है। अचानक से ही उसकी पूरी बॉडी के अंदर डेमनिक ऑरा फ्लो होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी एक जगह पर जम जाती है। उसके शरीर से अभी के लिए डेमनिक ऑरा निकलने लगा था। ज़ाओ पैन ने लगभग अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो दिया था
उसकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से कांप रही थी, लेकिन वो अभी के लिए अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। ज़ाओ फैन में इस बदलाव से अभी के लिए फॉक्स डीमन चौंक गई थी, लेकिन वो तुरंत समझ जाती है ये सब ज़ाओ फैन के पास मौजूद ईविल स्टिक की वजह से हुआ है। वह अभी के लिए ज़ाओ फैन के कंट्रोल से बाहर चली गई है। ज़ाओ फैन का बंदर जो ज़ाओ फैन के कंधे पर बैठा था, वो भी अचानक से इस बदलाव से चौंक गया था और वह अभी के लिए ज़ाओ फैन के कंधे से दूर कूद गया था। तभी ज़ाओ फैन के पास मौजूद वो ईविल स्टिक अचानक से उसकी स्लीप से बाहर आ जाती है और हवा में तैरने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए ज़ाओ फैन को घूर रही हो, क्योंकि ज़ाओ फैन उसे पिछले काफ़ी समय से कंट्रोल करते आ रहा था और शायद उस स्टिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि ज़ाओ फैन ने पिछले इतने सालों से उसे कंट्रोल कर कर उसकी पावर का यूज़ किया है। ज़ाओ फैन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फॉक्स डीमन ज़ाओ फैन की मदद करने जाती है, लेकिन जैसे ही ज़ाओ फैन को टच करती है उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो 3 से 4 कदम पीछे चली जाती है। अभी के लिए वो चाहकर भी ज़ाओ फैन की मदद नहीं कर सकती थी। फॉक्स डीमन ज़ाओ फैन को बचाने का एक रास्ता जानती थी कि वो ज़ाओ फैन के अंदर से ये सारी की सारी ईविल एनर्जी निकाल दे, लेकिन अभी के लिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़ाओ फैन के अंदर ये ईविल एनर्जी पिछले कई सालों से मौजूद थी। अभी के लिए वो ज़ाओ फैन की बॉडी में डीप में जा चुकी थी। अभी के लिए एक तरह से ऐसा कहा जाए तो ज़ाओ फैन अभी के लिए इस ईविल एनर्जी का सोर्स बन गया था। ऐसे में वो चाहकर भी ज़ाओ फैन की बॉडी के अंदर से ये ईविल एनर्जी निकालकर उसे नहीं बचा सकती थी। ज़ाओ फैन का दर्द वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ रहा था, उस ईविल स्टिक की रोटेशन स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। ज़ाओ फैन लगभग अपना दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी चेस्ट के अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है, उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है। जैसे जैसे उसकी गोल्डन लाइट पूरी बॉडी में फैलती जाती है, वो ईविल एनर्जी सप्रेस होती जाती है। थोड़ी ईविल एनर्जी सप्रेस होने के बाद ज़ाओ फैन खुद को संभालता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है। उसके कल्टीवेशन के साथ वो गोल्डन एनर्जी बढ़ती जाती है और लगभग 1 घंटे में वो सारी की सारी ईविल एनर्जी को दबाने में कामयाब रहती है। भले ही ईविल स्टिक की पावर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाओ फैन के पास अभी के लिए टाओइस्ट कल्टीवेशन और बुद्धिस्ट कल्टीवेशन ये दोनों तरह की टेक्निक थी, और साथ ही साथ उसके पास इन्फर्नो मिरर भी था। इन तीनों चीज़ों की वजह से ज़ाओ फैन अभी के लिए उस ईविल एनर्जी को दबाने में कामयाब रहा था। ज़ाओ फैन खुद को संभालता है और खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़रें फॉक्स डीमन पर पड़ती हैं, जो परेशान होकर उसे देख रही थी। उसे देखकर ज़ाओ फैन हल्की सी मुस्कान देता है। वो जल्दी से आकर ज़ाओ फैन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर ज़ाओ फैन अपना सिर हिला देता है। वो गुस्से में कहती है, जब तुम्हें पता है कि ईविल स्टिक तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तो तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते हो? भले ही अभी तक तुम इसकी पावर को दबाने में कामयाब रहे हो, लेकिन पिछले 10 सालों में इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी लगभग तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी है, जिस वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन चैनल्स के अंदर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंडक और पॉइजन फैल चुका है। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है, आखिर तुम कितने दिनों तक इस एनर्जी को दबाने में कामयाब रहोगे? इस पर ज़ाओ फैन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं नहीं जानता हूँ मैं कब तक इसे रोक पाऊँगा, कब तक इस ईविल एनर्जी को दबा पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब इस एनर्जी को सप्रेस करने में ज़रूर कामयाब रहूँगा। उसकी बात सुनकर फॉक्स डीमन गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है? अभी के लिए तुम्हारे पास इन्फर्नो मिरर है, इसलिए तुम इस ईविल एनर्जी को दबाने में कामयाब रह रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्फर्नो मिरर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर ज़ाओ फैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान काफ़ी ज़्यादा खास थी, जो ज़ाओ फैन के चेहरे पर पिछले 10 सालों से दिखाई नहीं पड़ी थी। 10 सालों बाद ज़ाओ फैन के चेहरे पर आज ये मुस्कान दिखाई पड़ी थी। वो बस इतना कहता है, जो भी होगा मैं वो सब संभाल लूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे उसका बंदर भी वहाँ से चला जाता है और फॉक्स डीमन बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है। और अब इसी के साथ आज हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।